हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अ थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमी, मतलब केस स्टडी आज हम देखेंगे राहुल मलोड़ी सर का। तो भाई ईरान और इसराइल का जैसा कि आपको पता है पंगा चल पड़ा है, तो वो इंडिया की इकोनॉमी पे कोई मतलब खतरा डाल सकता है या नहीं डाल कैसे सकता, असर डालता मतलब है? कैसे असर करेगा, वो सारा एक डीपली हम सब देखेंगे। बहुत मजे का वीडियो होने लगा है, तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। एक और युद्ध अब ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है। इस कनेक्टेड दुनिया में जब भी दो देश लड़ते हैं तो असर उन दो देशों पे नहीं पूरी दुनिया पे पड़ता है। हमें ये देखना है कि भारत पे इसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। एक बात आपको बता दूं, जो भी जंग अभी चल रही है, चाहे इजराइल हमास की चल रही हो या फिर आपके रशिया यूक्रेन की चल रही हो, इन दोनों युद्धों का भारत पे इतना असर नहीं था जितना असर इस आने वाले युद्ध का होगा। कैसे, अभी बताएंगे। और ये असर न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे सरकारी खजाने पे पड़ेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो भैया आपके स्टॉक मार्केट पे भी पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके बिजनेस पे भी पड़ेगा, और एक आम आदमी है तो आपकी जेब पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट कितना, क्या, कैसे, सब बताएगा आपका राहुल। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, स्टूडेंट है या आम आदमी, इस वीडियो को जरूर से देखना ताकि आप ये समझ सके आपके साथ क्या होने वाला है और कैसे सावधान रहे। तो जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं ये छोटी सी झड़प है, वास्तव में एक बड़ा युद्ध बन सकता है कि नहीं बन सकता। इसके बैकग्राउंड को समझते हैं मात्र 1 मिनट में। इसके बाद आएंगे कि भारत पे क्या असर पड़ता है। आपको खबर याद होगी कि भाई साहब एक बार इजराइल के अंदर हमास के बहुत सारे लोग घुस गए थे, कईयों को मार दिया था, कईयों को बंधक बना लिया था। उसके बाद से इजराइल सर पे कफन बांध के बदले के मोड में घूम रहा है। इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है मोसाद, और ये दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी में से एक है। वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन हुए हैं उनमें मोसाद की जबरदस्त भूमिका रही है। इस पे कई किताबें तक लिखी गई है। तो उन्होंने सबसे पहले हमास पे अटैक किए और उसके लीडर को मारा। फिर उस समय भाई साहब उस पे हिजबुल्लाह की तरफ से हमले होने लगे। हिजबुल्लाह के कुछ आतंकवादी हाथ में पेजर लिए के घुमा करते थे। कुछ ऐसा हुआ, पेजर में ब्लास्ट हो गया, और बहुत सारे, जब पेजर में ब्लास्ट हुआ कई लोग मर गए। जब वो मरे, उनके जब अंतिम संस्कार हो रहा था, तब जब लोग इकट्ठे हुए तो उनके वॉकी टाकी में ब्लास्ट कर दिया, तो बचे कुछ और मार दिए। फिर इजराइल ने सीधा हिजबुल्लाह के कमांडर को ही मार दिया था। उसके बाद से इतना खौफ है कि ईरान के जो लीडर है खुमैनी, वो इस समय छुप रहे हैं कि भाई साहब कहीं हम पे ना हमला कर दे। अब जब इतना सब चल रहा था, ईरान भाई साहब बार बार धमकियां दे रहा था कि भाई देख लो, ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, कुछ कर नहीं रहा था। अब ईरान की लीडरशिप पे प्रेशर बनाया उनकी जनता ने, मीडिया ने, कि जी भाई साहब रोज इज्जत तार तार होती, कुछ तो करो। उससे में आके भाई साहब हाल ही में 1 नहीं 2 नहीं 180 मिसाइल इजराइल पे दाग दी। अब इजराइल का डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने उसको काफी हद तक तो उसको अवॉइड कर लिया, लेकिन अब दोबारा कसम खाई है कि भाई साहब हम चुन चुन के बदला लेंगे। हमारी पसंद की तारीख होगी, हमारे पसंद की जगह होगी, पर हम बदला जरूर लेंगे। ये इजराइल ने खुलेआम कह दिया। ईरान ने भी कह दिया, देखो अगर तुमने अब बदला लिया तो अगला अटैक इससे भी खतरनाक होगा। यूएस बीच में कह रहा है कि भाई साहब इजराइल भाई टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी होगा मैं पीछे खड़ा हूँ। और जब भी यूएस बोलता है भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो समझ जाओ कलेश लंबा चलेगा। ये यूक्रेन को भी बोला था भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, पैसे भी दे रहा है, मिसाइल भी दे रहा है, लेकिन कलेश तब तक खत्म नहीं होने दे रहा है। तो जब तक यूएस साथ है, आप मान लो कलेश बढ़ेगा और बहुत बड़ा होगा। अगली एक्सपेक्टेशन है कि इजराइल या तो इनकी ऑयल वाली साइड पे अटैक करेगा या न्यूक्लियर वाली साइड पे अटैक करेगा। अब देखते हैं कहाँ करेगा, कब करेगा, करेगा जरूर। अब भाई साहब अगर फुल स्केल वॉर हुआ तो क्या क्या गलत हो सकता है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला असर पड़ेगा भाई साहब ऑयल की प्राइसेस पे। ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो गया और वहां पे रिफाइनरी का या ऑयल का एक्सट्रैक्शन का कोई भी काम रुक गया और लंबे समय तक रुक गया, तो भाई साहब इसके प्राइस तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। जब से खबर आई है तब से 3% ऊपर चल रहा है क्रूड। ऑयल महंगा होगा एक कारण है, पर उससे भी बड़ा कारण एक और बैठा है, वो है ट्रेड रूट। भारत को अपने एनर्जी नीड को निभाने के लिए जितने भी ऑयल की जरूरत होती है उसका 85% हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा हमारी नेचुरल गैस है वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, 50% से ज्यादा तो अकेले कतर से आती है। अब भाई साहब ये जब युद्ध हुआ तो 2 मेजर ट्रेड रूट है, एक तो है रेड सी और एक आता है स्ट्रेट ऑफ हर्मोस। ये कैसा स्ट्रेट ऑफ हर्मोस? सर ये है हर्मोस की खाड़ी। जितने भी रास्ते हैं ऑयल आने जाने के, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से आता जाता है और भारत का 65% ऑयल इस रास्ते से आता है। और जो भारत गैस मंगाता है कतर से, वो भी इसी रास्ते से आती है। रेड सी वाला जो रूट है वो भी हुतीज ने डिस्टर्ब कर दिया था, वो भी ईरान के साथ ही है। युद्ध लंबा चला तो ये भी कूदेंगे, रेड सी भी डिस्टर्ब होगा। रेड सी से जो हम ऑयल खरीदते हैं रशिया से, वो रेड सी से आता है। तो सब हमारा ऑयल महंगा आएगा वो बात को छोड़ो,
ऑयल आ भी पाएगा आएगा कि क्या, नहीं? ये एक समस्या है। आएगा और कि इसमें नहीं? 3 सही एंगल बात आ है, सकते बहुत हैं। मसला एक हो संभावना ये भी है कि रूट एकदम ब्लॉक हो जाए और तेल आए ही ना, तो ये भारत को तो एनर्जी नहीं मिलेगी और बाकी जितनी भी महंगा हमको तो पेट्रोल छोड़ो, डीजल ये महंगा। सब जरूरत है, ये तो रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। दूसरा तरीका है कि भाई पूरा कंप्लीट ब्लॉक नहीं होगा, ये थोड़ा घूम के लंबा चक्कर खा के आएंगे। हाँ, तो भाई साहब अगर लंबा चक्कर खा के आएंगे तो डिले होगा, ऐसा। तो उसमें भी प्रॉब्लम तो आनी है। और तीसरा है कि चलो घूम के आ गए, लंबे चक्कर से आ गए, लेकिन रेट तो कतई सस्ती नहीं होनी, रेट तो कई गुना महंगी होगी, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉस्ट जो लगती है वो भी बढ़ जाएगी कई गुना, और भाई साहब जो शिपिंग की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपका जो हाँ, तेल इंश्योरेंस ओरिजिनल तो है देना वो वैसे ही पड़ेगा महंगा, हाँ फिर भाई, उसको लाने का कॉस्टिंग शेयर महंगी। को कुछ अब जो असर पड़ेगा भारतीय सरकार पे और भारतीय आम आदमी पे, उसको देखते हैं। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि आम आदमी पे भी पड़ने वाला है, वो है महंगाई। जब भाई साहब ऑयल महंगा आता है तो पेट्रोल डीजल सब महंगे होते हैं, उसके चक्कर में चीज़ महंगा जितनी भी हो खाने जाएगा। पीने की चीजें हैं और सब चीजें महंगी हो जाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। ट्रांसपोर्ट अब ये जब ऑयल महंगा आएगा तो भाई साहब इसका 2 ही ऑप्शन होगा, या तो भाई साहब गवर्नमेंट ये बर्डन खुद पे लेगी या सारा जनता पे देगी। सारा बर्डन जनता पे डाल दिया तो भाई साहब फिर तो त्राहिमाम भयंकर धरने प्रदर्शन वोट चले जाएंगे। तो सरकार इतना नहीं करती, सरकार थोड़ा आप पे लगाएगी, थोड़ा खुद पे लेती है। और जो सरकार खुद पे लेगी उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है साहब, अब सरकार क्या करेगी, यार मेरे पास तो खर्चा बढ़ गया, अब क्या करें, चीजें रोकें। तो फ्री का अनाज पैनाज या जो भी सुख सुविधा सरकार दे रही है, पेंशन तनख्वाह, वो तो रोक नहीं सकती। वो रोकेगी आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, कि यार जो रेल में, रोड पे, Delay ब्रिज हो पे जो जाएगा। बड़ा काम करने वाले थे, उसको थोड़ा धीमा कर दो, कम कर दो, बात कर दो, बाद में करेंगे, टाल देंगे। ये फर्क पड़ेगा, अल्टीमेटली घूम के आम आदमी पे ही आएगा। अगर तेल महंगा होता है $10 पर बैरल, तो उससे महंगाई है वो सीधी 0.5% बढ़ती है। इस युद्ध में अगर $40 महंगा हो गया तो 2% महंगाई तो सीधी इससे बढ़ जाएगी। दूसरा गवर्नमेंट में इम्पैक्ट क्या होगा, पिछले साल जो हमने ऑयल इंपोर्ट किया था उसका टोटल बिल था 96 बिलियन। अगर $10 पर बैरल अगर महंगा होता है तो गवर्नमेंट पे एडिशनल प्रेशर पड़ता है 12 से 13 बिलियन का। यानी भाई साहब अगर 40 जो अपन ने एग्जाम्पल लिया, अगर उतना बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट पे 50 बिलियन का एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। एक और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक चीज होती है सर कैड, करंट अकाउंट डेफिसिट, जो आपका वित्तीय घाटा होता है, यानी हम कमाते कितना है, खर्च करते कितना है, वो जो गैप है ना 0.3% के हिसाब से बढ़ जाएगा। सरकार के पास एक जगह से पैसा आता है, एक जगह लगाती है, अगर आता कम लगाते ज्यादा है तो वित्तीय घाटा होता है। अब ये और बढ़ने लग जाएगा। अब जब सरकार के खाते से पैसे जाने लग जाएंगे, सरकार 2 ही चीज करती है, तो प्रोजेक्ट रोक देती है, वो भी अपना घाटा, और दूसरा काम जो सरकार करती है, कहते हैं एक टैक्स थोड़ा और बढ़ा दो, एक टैक्स और लगा दो, एक ड्यूटी और बढ़ा दो, एक सेस और बढ़ा फिर दो। मजबूरी आना बन वो भी जाती है, आम आदमी की चीज़ बात है। है। जब आम आदमी की बात ही हो रही है तो आम भारतीय के एक सेक्शन को कवर करते हैं जिसपे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, वो है जो भारतीय मिडिल ईस्ट में टैक्स काम टैक्स कर रहे लग हैं। रहे हैं। ये छोटी मोटी झड़प पे तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये फुल ब्लोन युद्ध हो जाएगा तब भाई रुक जाता है साहब सब। वहां से सरकार इनको भेज भी देगी और भारत की सरकार बुला भी लेगी। कई लोग युद्ध के चक्कर में वैसे भाग के आ जाएंगे। अब वहां पे वो जो कमा रहे थे, वहां पे उनकी कमाई इतनी थी, वो कैसे भी रहते थे, लेकिन घर में 7 से 8 लाख रुपए साल का आराम से भेजते थे। और भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ज्यादा आज की डेट में बढ़ा हुआ, लगभग 600-700 बिलियन के लेवल पे है, उसमें भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वैसे 2 फायदा होता है, घर वालों को तो रुपए मिलते हैं, लेकिन सरकार को फॉरेक्स इनकम मिलती है भाई साहब, विदेशी रुपया मिलता है। अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एकदम टॉप पे चल रहा है, 700 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। अब अगर ऑयल महंगा हो गया तो वहां से कटौती चालू, और अगर ये यहाँ से आ गए तो भेजना कम कर देंगे तो वो भी कटौती चालू। जो इतने सालों में जाके हमने इतना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व बनाया है वो और कम होने लग जाएगा। और प्लस इनकी जिंदगी, जो आदमी इस मिडिल ईस्ट में रहता है, वहाँ की आबो हवा से और वहाँ के हैबिट से जज जाता है। अब इतनी बड़ी जनसंख्या, हजारों लाखों के लोग जब भारत वापस आएंगे, इनके पास काम करने को वो काम नहीं होगा, वो स्किल जो उनके पास था वो इंडिया में काम नहीं कर रहा होगा, और इंडिया में उस स्किल के जो पैसे मिलेंगे उनसे इनकी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्राइसिस इनके और उनके परिवार के लिए हो सकता है टेम्पररी लेवल पे इनको लेबर का काम इधर उधर कहीं मिल जाए, पर वो सैलरी कभी नहीं मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा डैमेज है। अब आता है एमएसएमई। भाई साहब इन पे क्या असर होने वाला है, देखो जो भी एमएसएमई इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में मोस्टली जो रूट है, ये तो रूट तो यही रहने वाला है, तो इनको अपना माल एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि भाई साहब मार्जिन इतना सा होता है, और शिपिंग कॉस्ट अगर 3 गुना 4 गुना हो जाती है तो फिर भाई साहब एक्सपोर्ट नहीं होता, फिर आपका बिजनेस एक ही बार में ठप पड़ जाता है। दूसरा, एक्सपोर्ट को छोड़िए, इंपोर्ट अगर आप करते हैं, आपको ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल बाहर से आता है या बाहर से इंपोर्ट करके यहीं पे बेचते हैं, तो भाई साहब अगर इंपोर्ट बंद हो गया तो आपका ये बिजनेस इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा।
और अगर माल आ भी गया तो इस रेट पे आएगा कि आप भारत में अपनी पुरानी रेट पे बेच नहीं पाओगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो भारत का एमएसएमई सेक्टर पहले ही बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है। रेड सी में हूती विद्रोहियों ने जब मिसाइलें छोड़ी और वहां का जब डिसरप्ट हुआ तो कई इंडस्ट्रियां ऐसी है भारत की जो बर्बाद हो गई। अभी न्यूज आ रही थी मोरबी में 700 यूनिट में से 200 यूनिट बंद हो चुकी है और मेजर कारण यही माना जा रहा है। आगरा का लेदर सेक्टर हो, वहां पे भी ये इशू देखा गया कि जो भी एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट एमएसएमई थे इस युद्ध के चक्कर में बहुत डैमेज आए। और ये तो रेड सी तो कुछ भी नहीं था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया तो बच्चा कुचा और काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जिसका वेट कर रहे हो पूरी वीडियो में, स्टॉक मार्केट की। सर जी इस पे क्या असर पड़ेगा? भारत का स्टॉक मार्केट आज की डेट में वर्ल्ड का बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, ठीक, सबसे ज्यादा रिटर्न यही दे रहा है। लेकिन इसी चक्कर में सबसे वर्ल्ड का महंगा मार्केट भी यही है, ओवर वैल्यूड है। अब जब मार्केट ओवर वैल्यूड होता है तो वो सिर्फ एक खबर का वेट करता है कि कोई भी एक नेगेटिव चीज आ जाए और भाई साहब ये हुआ कि खत्म हो जाए। अभी जो युद्ध चल रहा है मिसाइलें छूटी, इस बात पे स्टॉक मार्केट 2% गिर गया कल। एक ही बार में 8 लाख करोड़ बाजार से साफ हो गए। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन हो गया, अगर ये फुल ब्लोन वॉर आ गया और भाई साहब ये जो मैंने सब चीजें बताई अगर ये होने लग गई तो आने वाले 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में जो ओवर वैल्यूएशन हुआ है इसमें एक पिन का काम ये कर सकता है और एक बड़ा करेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो भाई साहब बिजनेसमैन और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए कुछ छोटे से टिप्स हैं। पहला, अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब मैं तो स्टॉक मार्केट में देखने आया था या क्या होता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, तो भाई साहब अब अगर ऐसी कोई स्थिति लगे, आपको लगे थोड़ा क्रैक हो रहा है तो अपना प्रॉफिट बुक करके आप जा सकते हैं। दूसरा टिप, अगर आप कहते नहीं मैं तो देखना नहीं आया, मैं तो यहाँ बस में आऊँ, अगले आने वाले 10-15-20 साल तक मैं स्टॉक मार्केट में ही हूँ, तो भाई साहब अगर जब डिप आएगा तो डिप ले लेना। अगर आप एमएसएमई और एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड करते हो तो भाई साहब हमेशा अल्टरनेट ढूंढो। अगर आप जैसे मान लो कि जब भी आप बिजनेस एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ऐसी कंट्रीज में कीजिए जहाँ पे रूट्स डिफरेंट हो, कि यार एक रूट डिस्टर्ब होगा 2 जगह तो माल जाएगा। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो हमेशा सब्सटीट्यूट्स में डील करो। आपके पास सी रूट के भी सब्सटीट्यूट होने चाहिए, आपके पास इंपोर्ट के भी सब्सटीट्यूट होने चाहिए, आपके पास एक्सपोर्ट मार्केट के भी सब्सटीट्यूट होने चाहिए। नहीं तो कोई ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करो जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता रहे पर इंडिया लेवल पे भी एक ऐसा बिजनेस रहे। तो आपका बिजनेस अगर वेल डाइवर्सिफाइड रहेगा तो ऐसी स्थितियों से बचे रहोगे। क्योंकि कई बिजनेस कहते हैं बस इसी रूट पे इसी जगह पे यही माल जाता है, तो वैसे एक छोटी सी न्यूज़ आपके बिजनेस को रातों रात खत्म कर सकती है। तो यूँ तो मैंने वीडियो बनाई है और मुझे लग रहा है कि इसमें जो सारी चीज़ें लिखी है ये हो सकती है और शायद हो भी जाएगी। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार इस वॉर ये बहुत इंपॉर्टेंट वॉर होगा क्योंकि भारत के करीब है ये, तो इंडिया पे इतना फर्क होगा पाकिस्तान तो बर्बाद हो जाएगा भाई। पाकिस्तान पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा। बिल्कुल हमारे साथ जुड़ा, हमारा तो बिल्कुल साथ जुड़ोगा, मिसाइल तो इधर आगे गिरेंगे। सही बात है, वो छोड़ो भाई, मैं हैरान इस पे हूँ कि भाई चलो मिसाइल तो भाई गिर रहा है, क्या डरा के सही कह रहे हो। मतलब लेकिन फिर भी ये बहुत शामिल होगा पाकिस्तान इस चीज में। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए करेगा कि यार पाकिस्तान को देखो जो एक्सपोर्ट करता है ना, यूरोप को करता है, वो रूट बंद हो जाएगा। और पहले एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ चीजों को पहले एक्सपोर्ट नहीं है, जो मिडिल ईस्ट को करता है वो भी खत्म हो जाएगा। जो तेल हम मिडिल ईस्ट का रोड एंड बेल्ट जो है सी पे के बढ़ जाएगा, वो छोड़ो। जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो तुम्हें पता है ज्यादा हम ऑयल सऊदी अरब यूएई से करते हैं खत्म। चलो भारत से जो सस्ता तेल चोरी छुपे पाकिस्तान लेता है खत्म भाई। चलो भारत के पास तो लॉन्ग ट्रेड रूट होगा ना, मतलब लॉन्ग से हमारे पास क्या है, हमारे पास पैसा लॉन्ग कर भी सकता है, हमारे पास हम क्या करेंगे, हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलो भारत तो अपना सह लेगा, एक बड़ा फॉरेक्स रिजर्व विशाल फॉरेक्स रिजर्व पड़ा है वो तो सह लेगा। हमारा क्या होगा, हम तो सहने के भाई वॉर ना ही हो तो अच्छा है भाई। आप लोग कैसे कहना है, अपना बहुत ज्यादा